हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। बाकी के जो इसके 4 पार्ट्स हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हमें 2.4 से स्टार्ट करना है। इसमें है मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर। इसमें हम जीडीपी निकालते हैं वो, और जो एक्चुअल वास्तविक कर होता है वो, दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पर हम जीडीपी की बात करेंगे। अगर हम 2 सालों की जीडीपी का कंपैरिजन करने लग जाएं तो हम देखेंगे कि इसमें मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जीडीपी और वास्तविक कर में काफ़ी अंतर होता है। वो कैसे होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए जीडीपी है और इसको हम 1 साल की निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 ईयर ले रहे हैं, 2 साल ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 साल तो ले रहे हैं 2000, ठीक है, और 1 साल हम ले रहे हैं 2001, कोई भी आप मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये मानिए, ये 2 साल हमने यहाँ पर लिए हैं। 1 साल की जीडीपी मान लीजिए दूसरे साल में दुगनी हो गई। जैसे कि कुछ भी आप जीडीपी मान लीजिए 50, 60, 70, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं 50 यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं कि दुगनी हो गई। नेक्स्ट ईयर जो जीडीपी है वो दुगनी हो गई। तो क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी दुगनी हो गई तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए होंगे? अब मान लीजिए यहाँ पर जो चीज़ों की कीमत थी वो 2 रुपये थी और यहाँ पे 5 रुपये हो गई। कोई भी चीज़, बिस्किट, टॉफ़ी, कुछ भी मान लीजिए, जो पहले 2 रुपये का मिलता था अब 5 रुपये का मिलता है, तो कीमत भी तो बढ़ गई। तो जीडीपी में कीमत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दुगनी हो गई। इसकी एक्चुअल रेट निकालने के लिए हमें वास्तविक कर इसमें देखना होगा, क्योंकि जो प्राइस होते हैं वो हमेशा अप डाउन होते रहते हैं और उसका सीधा सीधा असर जीडीपी पर होता है। ज़्यादातर तो प्राइस हमेशा अप ही होते हैं, डाउन काफ़ी कम होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की ग्रोथ का अंदाज़ा हम सिर्फ जीडीपी से नहीं लगा सकते। हाँ, कंपैरिजन करने के लिए हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है उसको हम फिक्स्ड मानते हैं, ठीक है। जो कीमत है, प्राइस है, उसको हम फिक्स्ड मानते हैं। इस जीडीपी में क्या मानते हैं? फिक्स्ड। प्राइस को हमेशा हम स्थिर मानेंगे। जो हमने पिछले साल लिए हैं वही हम नेक्स्ट ईयर के लिए लेंगे। दोनों के लिए जो भी प्राइस लेंगे वो सेम लेंगे, जिससे हमें एक्चुअल जीडीपी पता चल सके कि क्या है, एक्चुअल उसका मौद्रिक मूल्य हमें पता चल सके। तो कीमत को हम स्थिर मानेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि जो उत्पाद अवस्फीतिक होती है उसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो, और जो हम वास्तविक कर वाली जीडीपी निकालेंगे उसको हम ऐसे लिखेंगे, छोटे में जीडीपी। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारी उत्पाद अवस्फीतिक आ जाती है। और अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तब भी हम यही लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तभी हमारी परसेंटेज में निकल आएगी। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए कोई देश है, वो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। वर्ष 2000 में उसने अपने ब्रेड की जो है 100 इकाइयाँ उत्पादन की, और प्रति ब्रेड जो कीमत है वो 10 रुपये थी। वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये का हो गया। अब वर्ष 2001 में उसी देश ने 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर, अब ब्रेड की कीमत 15 रुपये हो गई है, 110 इकाइयों का उत्पादन किया। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। कोई देश है वो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रेड इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, बहुत सारे उत्पादन हम नहीं ले रहे। वर्ष 2000 में उसने ब्रेड की 100 इकाइयों का उत्पादन किया, मतलब 100 यूनिट्स उसने ब्रेड बनाई, ठीक है, 100 यूनिट्स, और प्रति ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी, मतलब 1 यूनिट 10 रुपये की थी। तो 100 यूनिट कितने की हो गई? 100 यूनिट 1000 की हो गई। वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 1000 का हो गया, क्योंकि 100 यूनिट थी और 10 रुपये की एक थी, तो 1000 रुपये की होगी ना मल्टीप्लाई करके। अब 2001 में, अब एक अलग वर्ष में हम देख रहे हैं, अब ब्रेड की कीमत 15 रुपये हो गई, ठीक है, और 110 इकाइयों का उत्पादन किया गया। उत्पादन भी बढ़ गया और कीमत भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए। तो अब उत्पादन कितने का हो जाएगा?
अब हो जाएगा 110 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पादन उतने का ही हो जाएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर कि 2001 को यहाँ पर हम आधार वर्ष मान रहे हैं। दोनों में से एक को हमें आधार वर्ष मानना होता है, तो इसको हम आधार वर्ष मान रहे हैं, ठीक है। अब हम 2001 का ही क्या निकालेंगे, जीडीपी निकालेंगे। 2001 में कितना उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य हम निकालेंगे, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। तो 2001 में कितना उत्पाद हुआ है, यहाँ पर हुआ है 110 इकाइयों का उत्पाद हुआ। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपये चल रहा था रेट, तो 15 रुपये उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1650 रुपये, ठीक है, 1650 रुपये। अगर हम इसको एक्चुअल में निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि कीमत भी तो बढ़ गई, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन साथ में कीमत भी तो बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, कीमत को स्थिर मानेंगे। कीमत को स्थिर मानने का क्या मतलब है, अब हम निकालेंगे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, कीमत को स्थिर मानेंगे। जैसे 110 रुपये है ना, तो अब कीमत को हम क्या मानेंगे, जो पहले कीमत थी उसी कीमत को हम फिक्स्ड करेंगे, उसी कीमत को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पहले कीमत कितनी थी, जब 100 इकाइयों का उत्पादन हुआ था लास्ट ईयर में, तब कीमत 10 रुपये थी। तो अब भी हम कीमत को 10 रुपये ही मानेंगे, 15 रुपये नहीं मानेंगे। तो अब हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब हमारा एक्चुअल जो जीडीपी है वो निकल के आएगा। तो अगर 110 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। इसका मतलब 1100 रुपये का उत्पादन हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक कर। इसके बाद हम आते हैं CPI, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। C फॉर कंज्यूमर, P फॉर प्राइस और I फॉर इंडेक्स, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ये क्या है, इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। तो ये उसकी परिवर्तन की मापने की एक तरीके की ये दूसरी विधि समझ लीजिए आप। जीडीपी से अलग कोई विधि है तो इसको समझ लीजिए, ये भी कीमतों को मापती है। यहाँ से भी हम एक्चुअल प्राइस का पता लगा सकते हैं, जिसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। इसे प्रतिशत में दिखाया जाता है और इसमें 2 वर्ष होते हैं, पहला आधार वर्ष और दूसरा चालू वर्ष। इसमें हम आधार वर्ष से चालू वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्राप्त करते हैं, ठीक है। आधार वर्ष से चालू वर्ष में। अब इसके लिए भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आधार वर्ष से चालू वर्ष में देखते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, उसमें चावल तथा गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पे चावल तथा गेहूं नहीं, चावल तथा कपड़े का उत्पादन होता है, ठीक है, वस्त्र का। एक प्रतिनिधि उपभोक्ता 1 वर्ष में 90 किलोग्राम चावल और 5 टुकड़े वस्त्र का क्रय करता है। मान लीजिए कि वर्ष सन 2000 में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये थी और वस्त्र के एक टुकड़े की कीमत 100 रुपये थी। तो इसे हमें आगे निकाल के बताना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। अतः उपभोक्ता को 2000 में चावल पर बहुत अधिक अर्थात 10 गुना 90 मतलब 900 रुपये व्यय करना पड़ा। इसी प्रकार उसने 100 गुना 5 मतलब 500 रुपये वस्त्र पर व्यय किया। खैर पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, उसमें चावल तथा वस्त्र का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ों को मान रहे हैं, ठीक है। एक प्रतिनिधि उपभोक्ता, यहाँ प्रतिनिधि का मतलब है कि उपभोक्ता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक उपभोक्ता को चुन रहे हैं कि सिर्फ एक उपभोक्ता है और वो 1 वर्ष में 90 किलोग्राम चावल और 5 टुकड़े वस्त्र का क्रय करता है, ठीक है। पूरे साल में वो 90 किलोग्राम चावल लेता है और 5 टुकड़े कपड़ा खरीदता है। मान लीजिए कि वर्ष सन 2000 में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये थी जब उसने खरीदी और वस्त्र के एक टुकड़े की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने ये पहले से ही लिख दिया है। पहले हम ये निकालेंगे कि उपभोक्ता को 2000 रुपये में चावल पर बहुत अधिक, ठीक है, सन 2000 में, ये सन है, सन 2000 में चावल पे बहुत अधिक खर्च करना पड़ा
10 रुपये किलो चावल थे, 90 किलो उसने पूरे साल में खरीदे, मतलब उसने 900 रुपये के चावल खरीदे। इसी प्रकार उसने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा और 5 रुपये का एक टुकड़ा था, तो मतलब 500 रुपये का उसने कपड़ा खरीदा। यहाँ गेहूँ नहीं, यहाँ वस्त्र होगा, ठीक है। दो चीज़ों का उत्पादन होता है, चावल और वस्त्र। तो ये तो हो गई सन 2000 की बात। अब हम इस क्वेश्चन में आगे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल और एक टुकड़ा वस्त्र की कीमत 2005 में बढ़ गई, ठीक है। पहले तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। 900 रुपये और 500 रुपये उसने कपड़े पे खर्च किए, मतलब टोटल उसने 1400 रुपये खर्च किए। ये तो हो गई सन 2000 की बात। अब हम आगे मान लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तक भी उदाहरण में हमने माना ही है, हम मान लेते हैं कि अब लग गया सन 2005 और उसमें दोनों की कीमत बढ़ गई। वस्त्र की कीमत हम मान लेते हैं 120 रुपये और चावल की कीमत हम मान लेते हैं 15 रुपये। दोनों की कीमत बढ़ गई, पहले 100 रुपये थी अब 120 हो गई, पहले 10 रुपये थी और अब 15 रुपये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम निकालेंगे कि इस बार उसको कितना खर्च करना पड़ा, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको कितना खर्च करना पड़ा इस बार। इस बार भी उसने 90 किलो चावल लिए, क्योंकि हर साल वो 90 किलो लेता है और 15 रुपये रेट हो गया, तो इस बार उसको 1350 रुपये खर्च करने पड़े। और अगर हम वस्त्र देखें तो 5 टुकड़े वो लेता था और अब एक टुकड़ा 120 रुपये का हो गया है, तो अब उसको कितने खर्च करने पड़े, 600 रुपये। पहले 500 रुपये करता था, अब 600 रुपये। अब इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं कि 2005 में उसने टोटल कितना खर्चा किया, तो उसने टोटल खर्चा किया 1950 रुपये। तो अगर हम CPI उपभोक्ता कीमत सूचकांक से निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब हम इसका सूचकांक निकालेंगे कि जो हमारा ये वाला वर्ष है, ठीक है, जिसको हम आधार वर्ष मानेंगे, उसको हम रखेंगे ऊपर और जो लास्ट ईयर होगा उसको हम रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसको काट देंगे, ठीक है। काट के हमारा सोल्व हो के जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो ये होगा 139.29। और लगभग यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी संख्या आ सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगभग लिखेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। वैसे तो हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि GDP बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा और GDP घटने से देश पीछे जाएगा। तो इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि GDP अगर बढ़ेगा तो उतना ही कल्याण भी होगा, लोगों में खुशी होगी, लोगों को जॉब मिलेंगी या उनकी जॉब में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें समझना है कि क्या किसी देश की GDP को वहाँ रह रहे लोगों के कल्याण के रूप में देखा जा सकता है कि GDP अगर ऊंची हो जाएगी तो उस देश की आय भी ऊंची हो जाएगी और कल्याण ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें सूचकांक समझने का ये सिर्फ एक लालच है कि GDP ऊपर होगी तो देश का कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 कारण यहाँ पर ले रहे हैं। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। अगर किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो उसे कल्याण में वृद्धि हम नहीं कह सकते। कई बार आय का ज़्यादा हिस्सा कम लोगों के पास होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में 5 लोग बहुत ज़्यादा मालदार हैं और वो बहुत ज़्यादा आय कमाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो पूरे देश का 50% वही लोग कमा लेते हैं और बाकी का जो 50% है वो पूरे देश की जनता कमाती है, ठीक है। मान लीजिए वो जो 5 लोग हैं वो एक एक जना हर साल 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे कमाते हैं और बाकी लोग महीने के कोई 10,000 कमाता है, कोई 5000 कमाता है और कोई 2000 कमाता है। तो जब पूरे देश की आय जोड़ी जाएगी तो उसमें ये लगेगा कि देश की आय बहुत ज़्यादा हो गई है, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, GDP बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि देश में सिर्फ 5 लोग ही ऐसा हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं, बाकी सब तो और ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। तो GDP बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कल्याण भी उतना ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये इसका पहला हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गैर मौद्रिक विनिमय, मतलब ऐसा लेन देन जिसमें मुद्रा की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो पेटीएम से हो, ATM से हो, बैंक से हो, ठीक है, या फिर कैश हो, लेकिन उसमें मुद्रा की ज़रूरत होती ही नहीं है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में नहीं होता, जैसे कि वस्तु विनिमय। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती है, तो वो चीज़ें तो आय में जुड़ ही नहीं पाती। और जैसे कि घरेलू काम, मान लीजिए कोई लेडी घर का काम कर रही है तो उसकी आय थोड़ी जोड़ी जाती है, लेकिन अगर वही लेडी घर का काम नहीं करेगी, ठीक है, और वही काम किसी और से करवाया जाएगा तो उसके पैसे लगेंगे। तो ये चीज़ें मौद्रिक उसमें नहीं आती, मुद्रा में नहीं जुड़ती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जुड़ती। तो दूसरा हमारा ये पॉइंट है गैर मौद्रिक विनिमय। तो इस वजह से भी हम GDP को कल्याण नहीं समझ सकते। नंबर 3, बाह्य कारण।
मतलब बाहर के कारण। इसका मतलब किसी व्यक्ति या फर्म के लाभ या हानि से है, ठीक है। अगर किसी को लाभ या हानि होगा तो इससे दूसरे पक्ष भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक कंपनी है और वो हमारे देश में तेल निकाल रही है, ठीक है, ऑयल निकाल रही है। मान लीजिए मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल निकाल रही है। अब वो पेट्रोल निकालेगी तो हम सोचेंगे कि हमारे देश का पेट्रोल दूसरे देशों में जाके बिकेगा और हमारा देश बहुत ज़्यादा कमाएगा, इससे लाभ होगा, ठीक है, इससे लाभ होगा लाभ इससे। लेकिन क्या होगा, कुछ पेट्रोल जो है वो समुद्र में मिल जाएगा या नदियों में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, तो वहाँ का पानी दूषित होगा, वहाँ की मछलियाँ मर जाएंगी, जिसकी वजह से मछुआरों का काम ठप हो जाएगा। तो मतलब एक पक्ष को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे पक्ष को हानि हो रही है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक था और आज आपका इस चैप्टर का दी एंड हो गया है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।